हेलो गाइस, कैसे हैं सभी। चलिए चैनल पे आ जाइए जल्दी से। मैं आपकी अपनी परवीन वर्मा, आपके चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम क्रैक विद परवीन वर्मा पे। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सीडीपी में अधिगम का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग। ठीक है, आज हम सीडीपी में ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे तरीके से करने वाले हैं। तो सभी बच्चे जल्दी से चैनल पे आ जाएं और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारी जो सीडीपी है उसके ऑलमोस्ट चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं। तो सभी बच्चों ने अच्छे से वीडियो को देखा होगा और समझा होगा। सभी वीडियो ऑथेंटिक है, बिल्कुल कंटेंट बिल्कुल आपके लिए अच्छा तैयार किया गया है। ठीक है, तो चलिए भाई कर लेते हैं आज के टॉपिक की शुरुआत। आज का टॉपिक है अधिगम का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक ऐसा सोपान है जिसमें शिक्षित यह सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा दी गई शिक्षण व्यवस्था तथा शिक्षण को आगे बढ़ाने की क्रियाएं कितनी सफल हुई। इसमें यह देखा जाता है कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं। समझ में आया भाई सभी को। कहने का मतलब है कि जो मूल्यांकन है वो क्यों जरूरी है। भाई मूल्यांकन जो है वो अधिगम प्रक्रिया का एक सोपान है, मतलब कहने का है कि एक हिस्सा है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, अधिगम में मूल्यांकन का। इससे यह पता चलता है कि जो भी एक टीचर ने अपने बच्चों को करवाया है वह पूरी तरीके से सफल हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर उसमें कितनी कमियां रह गई हैं, उसको हम मूल्यांकन के द्वारा दूर कर सकते हैं। ठीक है भाई, मूल्यांकन का मतलब है मापना, मापा जाता है। ठीक है, इसमें चलिए भाई आगे आगे है। रॉस के अनुसार, रॉस वैज्ञानिक हैं, इन्होंने एक परिभाषा दी है मूल्यांकन की, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। रॉस के अनुसार मूल्यांकन का प्रयोग बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व अथवा किसी की समुच्ची स्थितियों की जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है। समझ में आया भाई सभी को। दोबारा पढ़ लेते हैं। रॉस के अनुसार मूल्यांकन का प्रयोग बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व अथवा किसी की समुच्ची स्थितियों की जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है। ठीक है भाई, रोज साहब ने ये कहा है। ठीक है, अच्छे से इसको याद करना है, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, आगे है भाई मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन के प्रकार पढ़ लेते हैं। पहला है रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन, सुमेटिव इवेल्युएशन। तीसरा है निदानात्मक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। ठीक है, ये भाई मूल्यांकन के प्रकार हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो दो ही हैं, रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, इसी के आधार पे हम अभी आगे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए भाई पहले हम पढ़ लेते हैं रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में कि रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है। ठीक है, चलिए। रचनात्मक मूल्यांकन कार्य संपादन अथवा शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रियाओं और शिक्षा प्राप्ति के क्रियाकलापों में उपयुक्त संशोधन करने के बारे में निर्णय लेने के लिए अध्यापकों और विद्यार्थियों दोनों को निरंतर प्रत्युत्तर यानी फीडबैक मुहैया कराने के लिए शिक्षा की अवधि के दौरान किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है, जब बच्चा पढ़ता है, मान लो जैसे कि अभी 2025 का पूरा साल है, तो इस साल के दौरान किया जाएगा, ना कि लास्ट में। ठीक है, मतलब बीच बीच में ये चलता रहेगा। रचनात्मक जो मूल्यांकन है वो बीच बीच में हम करते रहते हैं। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि बच्चे ने कितना कार्य अच्छे से कर लिया है और कितना उसका रह गया है, और अगर रह गया तो उसके लिए उसे क्या क्या समाधान करने की आवश्यकता है। ठीक है भाई, ये बताया गया है इसमें, ये रचनात्मक मूल्यांकन होता है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं हम रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषताएं। इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है,
चलो पढ़ लेते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। यह नैदानिक एवं उपचारात्मक होता है। ठीक है भाई, जो अभी बताया ना कि हम कोई कार्य करते हैं तो उसका हमें बीच में जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कितनी समस्या रह गई है, तो हम क्या उसका निदान कर सकते हैं। ठीक है, उसका उपचार कर सकते हैं। आगे दूसरा है, यह प्रभावकारी प्रत्युत्तर की व्यवस्था करता है। ठीक है, मतलब कहने का है कि एक अच्छा फीडबैक वापसी में मिलता है। जब हम मूल्यांकन लेते हैं तो उससे एक प्रभावकारी फीडबैक मिलता है। ठीक है, यह विद्यार्थियों को स्वयं अपनी शिक्षा प्राप्ति में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए मंच उपलब्ध कराता है। आगे है, यह अध्यापकों को मूल्यांकन के परिणाम को ध्यान में रखते हुए उन्हें अध्यापन को समायोजित करने में समर्थ बनाता है। ठीक है भाई, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषताएं हैं, इम्पोर्टेंट है, सभी को याद रखनी है। ठीक है, चलिए भाई आगे है योगात्मक मूल्यांकन, या इसको सारांशात्मक मूल्यांकन भी बोलते हैं भाई। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यह मूल्यांकन शिक्षा पाठ्यक्रम के समाप्त होने पर किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन यह मापता अथवा जोड़ता है कि शिक्षार्थी ने पाठ्यक्रम से क्या सीखा है। यह मुख्य रूप से एक श्रेणीकृत ग्रेडेड परीक्षण होता है, अर्थात इसमें एक पैमाने के अनुसार अथवा ग्रेडों के एक सेट के अनुसार अंक दिए जाते हैं। ये भाई थोड़ा सा कटिंग हो गई थी। ठीक है, 2 बार लिख दिया था मैंने। तो भाई ये समझ में आ गया होगा सबको कि जो योगात्मक मूल्यांकन वो क्या होता है। यह शिक्षार्थी का बिल्कुल लास्ट में होता है, जब उसके पूरा पाठ्यक्रम मतलब पूरा उसका सिलेबस जब कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में उसका सिलेबस का क्या किया जाता है, टेस्ट लिया जाता है, या फिर जिसे हम आम भाषा में पेपर कहते हैं। पेपर होता है, उसका रिजल्ट आता है, वो मूल्यांकन होता है। ठीक है, इसमें ग्रेडेड या परीक्षण होता है। ठीक है भाई, मतलब अंक दिए जाते हैं इसमें कि उसने कितना अच्छे से कवर अप किया है सिलेबस को। ठीक है, ये है भाई इसके अंदर। चलिए आगे जान लेते हैं। आगे क्या है, योगात्मक मूल्यांकन की विशेषताएं, ये पढ़ने वाले हम। ठीक है, तो भाई पहला है, क्या विशेषता है, शिक्षा प्राप्ति का निर्धारण। ठीक है, सामान्य रूप से विद्यार्थियों द्वारा किसी यूनिट अथवा सेमेस्टर के समाप्त होने पर उनका सारांश प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जो उन्होंने सीखा हो अथवा न सीखा हो। ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, आम भाषा में है। आगे है, इस मूल्यांकन के तरीके अधिकतर विद्यार्थियों के कार्य का मूल्यांकन करने के पारंपरिक तरीके होते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे चल लेते हैं। अधिगम में मूल्यांकन की विशेषताएं। अब भाई ये तो हमने पढ़ा था कि ये 2 प्रकार के जो मूल्यांकन हैं उनके बारे में। अब है कि अधिगम में मूल्यांकन की क्या विशेषता है, मतलब सीखने के लिए मूल्यांकन की क्या विशेषताएं। ठीक है, तो भाई पहला है कि यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। यही तो पता चलता है, अधिगम का मतलब सीखना, सभी को पता ही होगा। तो शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है कि उसने क्या क्या सीखा है। ठीक है, सूचना अध्यापक द्वारा एकत्रित की जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो एक अध्यापक है वो सारी सूचनाएं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है। ठीक, आगे है, सूचना को सामान्य रूप से अंकों अथवा ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है। अन्य विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन के साथ तुलना की जाती है। इसके पहले प्राप्त की गई शिक्षा पर नज़र डालता है। ठीक है भाई, ये अधिगम की कुछ इम्पोर्टेंट विशेषताएं हैं, सभी ने अच्छे से इसको याद रखनी है। ठीक है भाई, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा सभी बच्चे। ठीक है, बार बार ना कहना पड़े, आप सभी मेरी मेहनत का फल मुझे दीजिए। अच्छे से अच्छे आप वीडियो को देखें और कंटेंट को अच्छे से समझें, आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट है। ठीक है, सभी बच्चे अच्छे से वीडियो को देखें और अपने अन्य दोस्तों, भाई बहन जो भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है सीडीपी का पोर्शन। ठीक है भाई, 30 नंबर का आता है, तो सीडीपी बहुत ज़रूरी है। और ये जो मैंने पीडीएफ आपको दी, जो भी वीडियो करवाई है, अगर आप उसे कर लेते हैं
तो CDP में आपके नंबर अच्छे बन जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बाहर से कुछ भी नहीं आता है CDP में, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं। अधिगम के अच्छे मूल्यांकन के मानदंड। क्या मानदंड है अभी पढ़ लेते हैं। ये युक्ति संगत होते हैं, ठोस मानदंडों पर आधारित, वे विश्वसनीय होते हैं, मूल्यांकन और पद्धति का सही होना, वे तुलनीय होते हैं, जब इनकी तुलना अन्य विभागों अथवा विद्यालयों में की गई जांच परख से की जाती है तो वे ठीक पाए जाते हैं, ठीक है। अभी ये इनके मानदंड हैं। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। अधिगम में मूल्यांकन के प्रयोजन या उद्देश्य, ठीक है। अभी अधिगम में मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है इसके बारे में पढ़ने। अधिगम के मूल्यांकन का सार यह है कि योगात्मक मूल्यांकन को किसी विशेष समय पर विषय वस्तु के मानदंडों की तुलना में विद्यार्थी की शिक्षा को मापने का एक साधन समझा जाए। इसका भाई ये उद्देश्य है कि जो योगात्मक मूल्यांकन है उसको महत्व ज़्यादा दिया जाए, ठीक है भाई। आगे चल लेते हैं। आगे है भाई विद्यालय आधारित मूल्यांकन, स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन, ठीक है। जो मूल्यांकन होते हैं वो भाई विद्यालय आधारित होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, विद्यालय आधारित मूल्यांकन विद्यालय शिक्षा बोर्डों द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के विपरीत स्कूल स्तर पर किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो मूल्यांकन होता है विद्यालय आधारित वो किसी बोर्ड द्वारा नहीं लिया जाता है, बल्कि बच्चा जिस विद्यालय जिस स्कूल में पढ़ रहा है वहीं किया जाता है, ठीक है। यह मूल्यांकन विद्यालय द्वारा विकसित अनुसूची और बोर्ड द्वारा जारी किए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार अध्यापकों द्वारा किया जाता है, ठीक है भाई। यद्यपि यह मूल्यांकन हमेशा विद्यालय के स्तर पर किया जाता रहा है, किंतु इस प्रणाली में कुछ त्रुटियां उत्पन्न हो गई हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। भाई विद्यालय आधारित जो मूल्यांकन है वो सबको समझ में आ गया होगा, तो मैं एक उदाहरण देके बता देती हूँ कि जैसे अभी स्कूलों में हर महीने बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, एक टेस्ट लिया जाता है 20 नंबर का। ये उस मूल्यांकन की बात कर रहे हैं कि जो भी सिलेबस है उसका यूनिट के अनुसार, मतलब इकाई, मतलब जो भी एक लेसन है वो बांट दिए जाते हैं, तो हर महीने उन लेसन का इवैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है। तो वो है विद्यालय आधारित, मतलब हर महीने बच्चे का जो मूल्यांकन किया जाता है उसे बोलते हैं, ठीक है। 20-20 नंबर का लिया जाता है भाई, ये सभी को पता ही होगा अच्छे से, उसे बोलते हैं, ठीक है भाई। इन त्रुटियों के बारे में हम जान लेते हैं कि भाई इनके क्या कारण हो सकते हैं, ये त्रुटियां क्यों आने लगी हैं, ठीक है। पहला है भाई मूल्यांकन के स्थान पर शिक्षा की प्रक्रिया में इसके महत्व के बारे में अध्यापकों की गलत धारणा। भाई अभी जो मैंने अभी बताया कि जो हर महीने मूल्यांकन किया जाता है बच्चे का एक टेस्ट के रूप में, उसमें क्या है कि जो अध्यापकों की है वो गलत धारणा बन चुकी है कि हर बार लेना है, चलो ठीक है नॉर्मल सा दे देते हैं, तो उस हिसाब से ये बताया गया है, ठीक है। दूसरा है बाह्य परीक्षा की प्रथा का अनुकरण, जो सामान्य रूप से सत्र के अंत में ली जाती है, ठीक है भाई। ये दूसरे परीक्षाओं को देखकर, अनुकरण मतलब देखकर ये की जाती है भाई, ठीक है। चलिए आगे। अन्य शब्दों में विद्यालय आधारित मूल्यांकन बाल केंद्रित, विद्यालय केंद्रित और बहुआयामी मूल्यांकन होता है। यह सही मायने में शिक्षार्थी के सर्वतोमुखी विकास का सूत्रपात करता है। समझ में आ गया होगा भाई सबको कि जो विद्यालय आधारित मूल्यांकन है वो बाल केंद्रित होना चाहिए, विद्यालय केंद्रित होना चाहिए और बहुआयामी मूल्यांकन होता है, ठीक है, होना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। आगे क्या है कि विद्यालय आधारित मूल्यांकन की विशेषताएं बताई गई है। तो ये दो तरीके से होती है भाई, एक विद्यार्थी के संबंध में और एक होती है अध्यापक के संबंध में, ठीक है। पहले हम पढ़ने वाले हैं विद्यार्थी के संबंध में, ठीक है। किसके संबंध में पढ़ने वाले हैं? विद्यार्थी के संबंध में। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले विद्यार्थी से संबंध विशेषताएं, जो विद्यालय आधारित मूल्यांकन है। पहला है यह पारंपरिक प्रणाली से अधिक विस्तृत, अधिक व्यापक और सतत होता है।
इसका मुख्य लक्ष्य शिक्षार्थी को सुनियोजित अधिगम और विकास की ओर उन्मुख करने में सहायता देना होता है। यह भविष्य के जिम्मेदार नागरिक के रूप में शिक्षार्थी की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। भाई अच्छे से समझ में आ गया होगा आप सबको। ठीक है, आगे चलिए। आगे है भाई अध्यापक से संबंध विशेषताएं। अध्यापक के बारे में कुछ विशेषताएं हैं विद्यालय आधारित मूल्यांकन की। ठीक है, विद्यालय आधारित प्रणाली में अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित बातें जानने का अवसर मिलता है। ठीक है, कि वे क्या सीखते हैं, वे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं, इकट्ठा सीखने में उन्हें किस प्रकार की कठिनाइयों अथवा सीमाओं का सामना करना पड़ता है, बच्चों की रुचियों और प्रवृत्तियों का क्या रूप है, बच्चे क्या महसूस करते हैं। ये भाई अध्यापक से संबंधित कुछ विशेषताएं हैं जिससे पता चलता है इस मूल्यांकन से, विद्यालय आधारित मूल्यांकन से अध्यापक को ये पता चलता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं और वो क्या सीख कर सोच रहे हैं। ठीक है, जब वो पूरे सिलेबस को करते हैं तो उन्हें क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, क्या क्या समस्याएं आती है। ठीक है, इससे क्या है कि बच्चों की रुचियों के बारे में भी पता चलता है। एक अध्यापक को पता चलता है कि बच्चे की रुचि कौन से सब्जेक्ट में, कौन से विषय में ज़्यादा है। ठीक है, और उसके बारे में बच्चा क्या महसूस करता है। ठीक है, ये बताया गया है भाई, ये इम्पोर्टेंट है, सभी ने अच्छे से याद कर लेना है इसको। ठीक है, चैनल को भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे है भाई सतत और व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य विद्यार्थियों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की उस प्रणाली के बारे में है जिसमें विद्यार्थी के विकास के सभी पहलुओं की ओर ध्यान दिया जाता है। ठीक है भाई, सतत और व्यापक मूल्यांकन में यही होता है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। सतत शब्द का उद्देश्य इस बात पर बल देना है कि बच्चों की समृद्धि और विकास के अभिज्ञात पहलुओं का मूल्यांकन एक घटना होने के बजाय एक सतत प्रक्रिया है जो अध्यापन शिक्षा प्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया के अंदर निर्मित है और शैक्षिक स्तर की समूची अवधि में फैली होती है। इसका अर्थ है निर्धारण की नियमितता, यूनिट परीक्षण की आवृत्ति, शिक्षा प्राप्ति की कमियों का निदान, सुधारात्मक उपायों का उपयोग, पुनः परीक्षण और अध्यापकों और छात्रों के समूल्यांकन के लिए उन्हें घटनाओं के प्रमाण का फीडबैक। ठीक है भाई, सतत का मतलब आपको पता चल गया होगा कि इसका क्या उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है कि जो भी बच्चे हैं उनका समूल्यांकन हो, उनकी घटनाओं का, उन्होंने जो भी कार्य अभी तक किया है उसका फीडबैक अच्छे से मिले। ठीक है, आगे है व्यापक। व्यापक का अर्थ क्या है पढ़ लेते हैं। व्यापक का अर्थ है कि यह योजना विद्यार्थियों की समृद्धि और विकास के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों को समाहित करने का प्रयास करती है। चूँकि योग्यताएं, अभिवृत्तियाँ और अभिरुचियाँ अपने आप को लिखित शब्दों से भिन्न अन्य रूपों में प्रकट करती है। ठीक है भाई, व्यापक का अर्थ ये होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। शिक्षार्थियों के विकास को आंकने के लक्ष्यों का उद्देश्य किया गया है, उल्लेख किया गया है। ठीक है भाई, क्या है वो है, पहला है ज्ञान, दूसरा है समझना या बोध भी बोल सकते हैं, तीसरा है अनुप्रयोग, चौथा है विश्लेषण, पांचवा है मूल्यांकन और छठा है सृजन। क्या है, सृजन। ये भाई इसके क्या है, विद्यार्थियों के विकास को आंकने के लक्ष्यों का उल्लेख है भाई। ठीक है, सभी ने अच्छे से इसको याद कर लेना है। चलिए आगे क्या कहा गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक पाठ्यचर्या संबंधी पहल है जिसमें परीक्षण के स्थान पर संपूर्णवादी शिक्षा प्राप्ति पर जोर दिए जाने का प्रयास किया जाता है। इसका लक्ष्य अच्छे स्वास्थ्य, उपयुक्त कौशलों और वांछनीय गुणवत्ता वाले
और इसके अलावा शैक्षिक उत्कृष्टता वाले अच्छे नागरिकों का निर्माण करना है। भाई ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यही है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में, ठीक है। और ये अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी को, आसान भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं अभी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य, ठीक है। क्या क्या उद्देश्य हैं वो पढ़ लेते हैं। पहला है संज्ञानात्मक, मनोप्रेरक और प्रभावकारी कौशलों का विकास करने में सहायता देना, ठीक है भाई, ये उद्देश्य है। सेकंड पे है चिंतन की प्रक्रिया पर जोर देना और कंठस्थ करने पर बल न देना, ठीक है। भी सोच विचार कर कार्य करे, उसे रट्टे न, ठीक है, रट्टा ना मारे। मूल्यांकन को अध्यापक शिक्षा प्राप्ति की प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना, ठीक है। कि जो वैल्यूएशन है वो इसका भाई जो भी हम शिक्षा प्राप्त करते हैं उसका एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए, ठीक है, जरूरी हिस्सा। आगे है फोर्थ पे अध्यापन और शिक्षा प्राप्ति की प्रक्रिया को शिक्षार्थी केंद्रित क्रियाकलाप बनाना, छात्रों में आत्म मूल्यांकन की भावना विकसित करना, छात्रों में रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच विकसित करना, ठीक है भाई। ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे है भाई निदानात्मक मूल्यांकन, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एक प्रकार का पूर्व मूल्यांकन या पूर्व परीक्षण है जहां शिक्षक छात्रों की शक्तियों, कमजोरियों, ज्ञान और कौशल का मूल्यांकन करके उन्हें निर्देश से पहले कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि भाई कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई भी कार्य है, मतलब जो भी हम पाठ्यक्रम हम कर रहे हैं उसमें जो भी हमें समस्याएं आती है, तो क्या है कि जो अध्यापक होता है वो बच्चों के बारे में अच्छे तरीके से जाने, उनकी कमजोरियों के बारे में जाने, उनकी स्किल्स के बारे में जाने और उनका मूल्यांकन उनके निर्देश के अनुसार करे, ठीक है। मतलब उनकी जो समस्याएं हैं उनके समाधान करे, वो होता है निदानात्मक मूल्यांकन, ठीक है, निदान करना। आगे है भाई एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषताएं या गुण। मूल्यांकन के लिए भाई ये जो भी प्रश्न पत्र होता है उसके बारे में बात की गई है। उसमें क्या होना चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, प्रयोज्यता होनी चाहिए, परिणामों की व्याख्या होनी चाहिए और प्रारूप, ये विशेषताएं उसके अंदर होनी चाहिए एक अच्छे प्रश्न पत्र के अंदर, ठीक है। ये गुण भी हो, गुण और विशेषताएं दोनों ही बोल सकते हैं, ठीक है भाई। आज की वीडियो में इतना ही। आज वीडियो में हमने किया है अधिगम का मूल्यांकन और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीडीपी में, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, अच्छे से इसमें कवरअप हुआ है सब चीज़ें, ठीक है। तो भाई चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके मुद्दों पे हम टिके हैं और टिके रहेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे हौसला मिलता रहे। आप सभी लोगों का धन्यवाद जो आप सभी मेरी वीडियो देखते हैं, इतना प्यार देते हैं और ऐसे ही देते रहें, ठीक है, ताकि मैं और वीडियो बनाऊं, ठीक है। चलो भाई बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से कंटेंट के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। बाय।